नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। एआईएमआईएम सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी की एक रैली में शाहीन बाग का कार्ड खेल दिया। ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर सीएए और एनआरसी पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही शाहीन बाग बनाने की बात की। मुसलमानों से कहा, तुम कब जागोगे, जब कयामत आ जाएगी तब। यह भी कहा कि अगर हुकूमत सीएए और एनआरसी का कानून लागू करती है तो हम एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जिन्ना का महिमा मंडन कर चुके हैं। एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में लामबंद होने की बात कर रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म युद्ध बनता जा रहा है? इसी पर है आज का दंगल। पहले यह रिपोर्ट। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। इसको कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति। जरा उनके शब्दों पर गौर करने के लिए इसे फिर से सुनिए। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। तो यूपी की चुनावी पिच पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी का कानून बनेगा तो यूपी में शाहीन बाग बनेगा। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं तब वो सीए कानून की बात कर रहे थे। अब ये तो माना नहीं जा सकता कि ओवैसी को सीए, एनपीआर और एनआरसी कानूनों का फर्क नहीं पता। यानी ओवैसी ने खुद के लिए बचाव की गुंजाइश रखते हुए सीए कानून पर ऐसी तान छेड़ दी है जिससे यूपी में नया चुनावी बवाल खड़ा हो सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। शाहीन बाग बनाने की ओवैसी की इस धमकी का असर बीजेपी के तीखे पलटवार के तौर पर सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम पैदा न करें। किसी शर्त पर कोई कानून जो वो बता रहे हैं सीए और वो वापस होने वाला नहीं है। वो किसी के न नुकसान के लिए है, बल्कि वो लोग जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित थे उनको नागरिकता देने वाला है। ओवैसी इसी तरह का धर्म भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी का काम ही ये है बांटने का। उसकी अपनी एक दुकान है, अगर वो लकीर नहीं खींचेगा तो चलेगी कैसे। ओबीसी विभाजन की राजनीति करते हैं, कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है। टुकड़े टुकड़े गैंग में लगभग सभी लोग शामिल हैं। सीए वापसी के लिए ओवैसी और बीजेपी के बीच मची तकरार पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी दखल दे दी। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन्होंने सीए पर उन्हीं की तान छेड़ दी है। There are elections round the corner in Uttar Pradesh. There will be so many statements, so many provocations. And BJP is well versed in this. They know how to use smaller parties to their benefit, and especially to get provocative statements and get the election polarized and win the elections. There are so many B teams of BJP working round the clock during every election, and I think they will do the same thing. But Congress stands the same. ओवैसी के बयान के बाद सीए की वापसी के लिए आंदोलन का जोश कुछ मौलानाओं और एएमयू के छात्रों में भी जोर पकड़ रहा है। इस बीच जिस कृषि कानून की वापसी के बहाने सीए का मुद्दा छेड़ा जा रहा है, उसके अगुआ राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया बेहद सधी हुई है। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे वे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। राकेश टिकैत ने ही कृषि कानून की वापसी न होने पर बीजेपी को वोट की चोट देने का अल्टीमेटम दिया था। सीए को लेकर उठ रही राजनीति से साफ है कि आंदोलनों के नाम पर चुनावी राजनीति का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। बाराबंकी से रेहान और दिल्ली से सुप्रिया के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो राकेश टिकैत ने एक नया तड़का यहां लगा दिया है, यह कहते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी के चाचा हैं और यह चाचा भतीजा की आपस की बात है।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए वापसी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ओर प्रधानमंत्री है तो दूसरी ओर जिन्नावादी सोच है। सुनिए क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। रहे हैं कि चुनाव रोचक होगा। एक तरफ जिन्नावादी है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। दंगल में आज हमारे साथ है गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी से, वारिस पठान है नेता AIMIM के, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे, सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वारिस पठान आप ही से जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनेगा। क्या सांप्रदायिक राजनीति, अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति ही आपकी पार्टी का सिद्धांत है? कानून के नियम बने नहीं। बीजेपी कह रही है कि इससे ना किसी की नागरिकता जाएगी, ना किसी भारत के मुसलमान को डरने की आवश्यकता है, और आप दूसरा शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए गौरव भाई, मैं आपकी बात का दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला हिस्सा तो जो हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था उसके ऊपर, और दूसरा हिस्सा NRC CAA के प्रोटेस्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं तमाम अपने किसान भाइयों को जिन्होंने आंदोलन किया उनको मुबारकबादी पेश करूंगा कि आपकी जीत हुई, संविधान की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और ये हार हुई है अहंकार की। तो जिस तरह से किसानों ने अपनी एकता दिखाकर ये कृषि कानून सरकार को वापस लेने पे मजबूर कर दिया जो असंवैधानिक था, उसी तरह हम चाहते हैं कि जो CAA NRC का सरकार ने कानून लाया है उसको भी वापस लिया जाए। वो भी असंवैधानिक है गौरव साहब। आप सुनिए कि संविधान फ्रीडम, राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको बताता है कि आप कर सकते हो। रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते। ये संविधान बोलता है जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। मैं सावरकर और गोविलकर के संविधान की बात नहीं करता, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात करता हूं। अगर संविधान ये कहता है कि आप CAA NRC का कानून नहीं ला सकते, गलत है, रिलीजन की लाइन पे नहीं ला सकते, उसको तो सरकार क्यों लाना चाहिए? तो मेरी ये मांग है कि मोदी सरकार तुरंत जिस तरह कृषि कानून के बिल को वापस लिया, उसी तरह जो CAA NRC का कानून है उसको भी वापस ले ले। वरना बाराबंकी में या पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनेगा, उसी तरह माफी मांग लीजिए। ठीक, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनेगा, ये असद ओवैसी कह चुके हैं। चलिए गौरव भाटिया जी इस बात का उत्तर दीजिए। नहीं गौरव साहब सुनिए, गौरव भाटिया एक बार इसका उत्तर दे दें। गौरव साहब 10 सेकंड अगर आप बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। अच्छा बोल लीजिए, चलिए। ठीक, गौरव भाटिया जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह प्रधानमंत्री को या सरकार को CAA का कानून, और वारिस पठान जी की या असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज की भाषा में CAA NRC का कानून वापस लेना चाहिए। गौरव जी, इनकी भाषा पे तो मैं अभी आऊंगा, लेकिन आज बड़े गर्व से पहले एक बात कहूंगा। देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है उसने सिद्ध कर दिया है कैसे विकास उत्तर प्रदेश की गली गली तक पहुंचा है। और तभी आज जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर में थे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ही है गौरव जी जो बात कर रही है विकास की, गोरखपुर में एम्स की, जो वैक्सीन की डोज लगी है किसी भी नेता को, जो बीजेपी का टीका बताते थे उनको भी लगी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वो टीका ऐसे 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 सारे नेताओं को लग चुका है। यह हमारे विकास की जीत है। लेकिन जब मैं सुनता हूं ओवैसी जी को तो ऐसा लगता है कि नफरत का मसीहा
सांप्रदायिकता का राजा ओवैसी अपना मैदान छोड़ के यहां पे आ गया है कि कैसे नफरत जो है फैलानी है। और इनसे मेरे केवल इतने सवाल हैं, करीब करीब 1.25 साल हो गए हैं सीए आए हुए। आप याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं। यहां पे गणपति बप्पा मोरया बोल के वारिस भाई बैठे हैं। इतना ही कहूंगा, बता दे भारत में कितने मुसलमान भाई जो हमारे नागरिक हैं उनकी नागरिकता गई है, ये नहीं बताएंगे। बात ये संविधान की करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, संविधान अपने हक से पढ़ेंगे, लेकिन वैसा पढ़ेंगे जैसा ये पढ़ना चाहते हैं। वारिस भैया, संविधान की थोड़ी सी हमें भी समझ है, मैं बताता हूं। संसद में कानून पारित होता है जहां पे ओवैसी जी फाड़ देते हैं बिल को। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, रोक नहीं लगती है। और संविधान की जो हमें समझ है, शाहीन बाग को सर्वोच्च न्यायालय ने गलत बताया था। ओवैसी जी जाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये जो धार्मिक उन्माद की नफरत की पतंग उड़ा रहे हैं ना ओवैसी जी, ये योगी आदित्यनाथ जी ही इसकी डोर काटेंगे और उड़ती हुई जाएगी ये पतंग बहुत दूर तक। बड़ा आरोप हो सकता है, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, हो सकता है अरब सागर चली जाए। ठीक, बड़ा आरोप आप इस समय लगा रहे हैं AIMIM पर। मैं सलमान निजामी जी के पास भी आऊंगा और प्रोफेसर संगीत रागी के पास भी, लेकिन वारिस पठान जी जल्दी से इस बात का उत्तर दीजिए। आपकी पार्टी के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को नफरत का मसीहा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया। गौरव भाटिया साहब ने बहुत सारी बात कही। उन्होंने कहा कि ओवैसी जी अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह आ गए हैं। तो मैं एक डायलॉग मारता चलूंगा, गौरव भाटिया साहब, इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं और असद ओवैसी साहब शेर है जो पूरे देश के जंगल में घूमता है शेर की तरह और घुर्राता है और संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करता है। वो कोई गलत बात नहीं है। अब रहा सवाल आंदोलन करने का, संविधान ने हमको इजाजत दिया है ना। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया, जिस तरह शाहीन बाग का आंदोलन चला, दोनों ही आंदोलन नॉन वायलेंस थे। हम वायलेंस का हर तरह से खंडन करते हैं, हम किसी भी तरह का वायलेंस का समर्थन कभी ना करते थे, ना है ना करेंगे। मगर जो संविधान को हम मानते हैं, वो संविधान बोलता है कि आप अगर सरकार की किसी नीति से नाराज हो तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है, जिसमें जीत भी हुई है। मोदी जी के घुटने टिक गए। और अभी आपने विकास की बात करी, मैं बताता चलूंगा विकास क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट हो गया। गौरव भाटिया साहब, आप तो लॉयर है और मैं नहीं बोलता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है, आप जरा डेटा चेक कर लो, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कितनी पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई, कितने बच्चों की जुडिशियल कस्टडी के अंदर डेथ हो गई। आज भी क्राइम यूपी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। हाथरस हो गया, अरे लखीमपुर हो गया। लखीमपुर तो उत्तर प्रदेश में है ना, मैं समझता हूं, आपको तो पता होगा किस तरह से टिन्नी के बेटे ने गाड़ी ले जाके कुचल दिया हमारे। आज का मुद्दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के मुद्दे पर मैं रहूंगा। CAA का मुद्दा किस तरह से, गौरव भाटिया जी, अगर जिस तरह से वारिस पठान जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने घुटने टेके उनकी भाषा में किसानों के मुद्दे पर, तो ऐसा ही अगर प्रदर्शन होगा तो CAA पर भी ये करना होगा। गलत क्या कह रहे हैं? देखिए गौरव जी, ऐसा है कि मैंने बहुत चूहे देखे हैं अपने आप को शेर बताते हैं, लेकिन जब वो शेर के गढ़ में घुसते हैं तो उनका हश्र क्या होता है मैं आपको 2017 के आंकड़ों से बता देता हूं। जो अपने आप को शेर बता रहे हैं लेकिन वाकई वो चूहे हैं, उनको 2 लाख वोट मिलता है 2017 के विधानसभा के चुनाव में। 38 जगह चुनाव लड़ते हैं ये चूहे और 37 जगह इनकी जमानत जब्त हो जाती है। आप मुझे गौरव जी ये बताइए, घुटने टेक दिए, अरे सजदा और पूजा करने के लिए आदमी घुटने टेक देता है, तुम्हारी तरह नफरत नहीं फैलाता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। अगर ओवैसी भाइयों में हिम्मत है उत्तर प्रदेश में ये बोल के दिखाएं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, या जो आपने कहा था हम 10 करोड़ है 120 करोड़ पे भारी हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम विकास की बात करते हैं, ठीक, ये अतीक अहमद को हीरो बॉय बना रहे हैं, पीछे पोस्टर में तस्वीर है, हम उनको जीरो बना रहे हैं। जितने गुंडे हैं, जितने दंगाई हैं जेल की सलाखों में, उनकी जो संपत्ति है जब्त की जा रही है। यहां इनके पोस्टर में देखिए अतीक अहमद लगा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अतीक अहमद चाहिए? वो तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। कह रहा हूं, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया होगा, आप देखिएगा।
मैं संगीत रागी जी के पास आता हूं। प्रोफेसर साहब, जो मुद्दा उठाया, 38 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ा, 34 में जमानत जब्त हुई, 4 में कुछ वोट मिले, लेकिन उन 4 में फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, यानी जो मुस्लिम बहुल सीटें थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो क्या कांग्रेस की इस बात में या राकेश टिकैत की इस बात में दम है कि AIMIM तो बी टीम है बीजेपी की? देखिए, राजनीति में इस प्रकार के आरोप चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र रहने के लिए जब ऐसी बातें करते हैं तो मुसलमानों के वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, यानी मुस्लिम वोटों का मुस्लिम वोट सेकुलर वोट है, उसका तो ध्रुवीकरण होना चाहिए। बड़ा अजीबोगरीब है। यही बात यदि हम ये कर दें कि हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, तब तो कहा जाता है ये बात क्रिमिनल है। और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी के आने के पश्चात ही कहना शुरू कर दिए हैं कि भाई इससे जो सेकुलर वोट है, यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो सेकुलर वोट है, उनका बंटवारा हो जाएगा। ये वोट कटवा पार्टी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है इस विपक्ष में कोई दम नहीं। ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में जब असदुद्दीन ओवैसी का प्रवेश नहीं था तब भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर करके आई थी। बंगाल के चुनाव में तो असदुद्दीन ओवैसी कहीं पर रहे भी नहीं थे, लेकिन इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। जिस पार्टी को फायदा हुआ तो हुआ। सबसे बड़ी बात है कि CAA का ये जो सोचना कि ये वापस हो जाएगा, मुझे लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश पोलराइज जरूर होगा। इससे उत्तर प्रदेश पोलराइज होगा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को पोलराइज करने की रणनीति है या राजनीति है। सलमान निजामी जी, इस समय जो स्थिति है, क्या संगीत रागी की इस बात में दम है? प्रोफेसर रागी की वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष की और पार्टियां हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो मुसलमान वोट को टूटते नहीं देखना चाहते। और असदुद्दीन ओवैसी साफ कर चुके हैं कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो इसीलिए विपक्ष घबरा रहा है और बी टीम बीजेपी की बोल रहा है AIMIM को। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, भाजपा ने पिछले इतने सालों से जो 6-7 साल ने राज किया है, उसमें जो भी कानून लाया, चाहे नोट बैन हुई उसमें लोग मारे गए, चाहे CA आया उसमें लोग मरे, 370 हटा उसके बाद लोग मारे गए, और किसानों का जो बिल आया उसके बाद लोग मारे गए। तो कोई आउटकम नहीं है इनके किसी भी फैसले का, इसलिए इनको बैकफुट पे आना चाहिए। दूसरा सवाल जो ओवैसी साहब का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने मुसलमानों के हमदर्द बने हैं, मुझे बताइए, आप बाहर से आए, पढ़ के बैरिस्टर बन के आए, कितने मुसलमानों के केस आपने कोर्टों में लड़े हैं? एक भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप पहले अपने घर को देखिए। मैं तो हैदराबाद घूम के आया है, वहां तो ये नालियां और सड़क बनाने में ना सफल रहे। वहां जब एक बार बारिश आती है तो पूरा हैदराबाद जो है पूरा फ्लड आ जाता है हैदराबाद में। तो ये यूपी में लड़े या वेस्ट बंगाल में लड़े या कहीं और लड़े, ये इनकी सेटिंग भाजपा के साथ है ताकि जो वोट है पोलराइज। देखिए, कांग्रेस जो है वो रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है। ओवैसी साहब जो है मुसलमान, बीजेपी हिंदू, तीसरी पार्टी दलित। तो हम चाहते हैं कि देश की बात करें। आप हिंदू और मुसलमान को अलग क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि देश में हालात जो प्रोफेसर संगीत रागी भी आपको उत्तर देना चाहते हैं, वारिस पठान भी और गौरव भाटिया भी, तीनों उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सीधा आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया है, हैदराबाद की आप बात कर रहे हैं, तो वारिस पठान जी इस बात का उत्तर दीजिए, क्योंकि न केवल सलमान निजामी बल्कि यूथ कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक प्रदर्शन नहीं किया MIM के, चाहे MP हो चाहे 7 MLA हो हैदराबाद में, एक प्रोटेस्ट नहीं किया आपने हैदराबाद में, और यहां पर आप शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। शाहीन बाग में इनको किसी ने बुलाया भी नहीं। गौरव भाई, 2 जन की बात का मुझे जवाब देना है, गौरव भाई का, सलमान निजामी का और राजनीतिक विशेषज्ञ जो है इनका भी जवाब दे रहा हूं मैं। सबसे पहले गौरव भाटिया ने कहा हमको
नफरत के सौदागर। तो मैं पूछना चाहूंगा वो कौन थे? देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, रामजादे हरामजादे, कब्रों से निकाल के मुसलमान औरतों का बलात्कार करेंगे और जाके शाहीन बाग के अंदर रंगा लगा दिए, इतने लोगों की जानें चलेगी, वो तो सब आप ही के लोग थे। तो नफरत के असली सौदागर वो थे। अब सवाल सलमान निजामी साहब की बात का, ये बी टीम बोलते बोलते पूरे देश ने देख लिया आज भाजपा की बी टीम यही है। इनको मुसलमानों के वोट तो ले रहे मगर मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं है। और हम अगर मुसलमानों की आवाज बन रहे, हम अगर एनआरसी सीए के ऊपर बोल रहे कि हम फिर से आंदोलन करेंगे अगर बिल वापस नहीं हुआ तो इनको तकलीफ हो रही है। बात नंबर 3, आप बोले हैदराबाद गए थे। सलमान भाई जरा डिसेंट डिबेट देखिए सलमान भाई, आपने कहा कि आप हैदराबाद गए, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, मैं आपकी प्लेन की टिकट निकालूंगा, आपको लेके चलूंगा हैदराबाद मेरे साथ। और मुझे यकीन है कि जब आप ओवैसी ब्रदर्स का काम हैदराबाद में देखेंगे कि कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए हैं और कितने इदारे बनाए जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, तो आप इसी चैनल पर आकर सारे पैनलिस्टों के सामने, एंकर के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। इतना मैं यकीन से बोल रहा हूं, नहीं मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि आप सबके सामने माफी मांगेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। कश्मीर में भी जहां आप रहते हो मुंह छुपा के आप घूमेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। आप कश्मीर में भी मुंह छुपा के घूमेंगे। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया? ये झूठ नहीं चलता। आप देखिए बात नंबर 3, अरे बोलने दीजिए एक एक करके दोनों एक साथ बोलेंगे तो फायदा नहीं। हमारे दर्शकों को कुछ, हमारे दर्शकों को लाभ होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि किस पार्टी का क्या पक्ष है। लेकिन जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी, गौरव भाई जी एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद सीए की वापसी को लेकर जिस तरह मुसलमानों के बीच मांगे उठ रही हैं, किस तरह की बातें उठ रही हैं, एक मिनट जरा वो जल्दी से सुन लेते हैं। हमारा नजरिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूंकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असेंबली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। और जाहिर है कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक को बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता है। तो एक तरफ सीए को वापस लेने की बात, दूसरी तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु सीए की वापसी की बात कर रहे हैं, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मन बना चुके हैं या बोल रहे हैं कि उसको लाने की जरूरत है, वो मांग कर रहे हैं। सुनिए। भारत को यूनिफॉर्म सिविल और एनआरसी की भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मसल्ला बोर्ड वाले हिंदुस्तान के अंदर घरों घरों में शरीयत के कानून लागू किए हुए हैं। इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये पूरे देश में कट्टरता फैला रहे हैं और जब एनआरसी लागू होगा तो वो लोग जो घुसपैठिए हैं और उनके मुखिया, वो मुल्ले जो ज्यादातर मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनको कुरान मजीद जिसके जरिए वो आतंक की शिक्षा दे रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चों को, अपनी बगल में दबाकर किसी दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या दूसरा शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में बनेगा? गौरव भाटिया, किसानों के मुद्दे पर सरकार को झुकना पड़ा अगर इसी तरह और वही भाषा इस्तेमाल हो रही है। आपने मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुना, वही बात काले कानून है, संविधान के खिलाफ है, वही सब बातें एक बार फिर हो रही हैं। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस लिया जाएगा? गौरव जी, देखिए, बड़ा अहम प्रश्न है और इसका उत्तर पहले दूंगा मैं। एक बात स्पष्ट कर दें, अन्नदाताओं का सम्मान है
प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने 11 दौर की बातचीत कृषि मंत्री के साथ किसानों की हुई, लेकिन जब नतीजा नहीं निकला तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके ये कहा कि हम शायद किसानों का कुछ वर्ग है जिनको समझाने में नाकाम रहे। अब उसकी तुलना अगर ये सीए से करेंगे या और किसी मांग पे करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि ये सपने देख सकते हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है और वो जब परिणाम आएंगे तो दिखाएगी कि पिछली बार से ज्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पे मैं पहले बात करूंगा, फिर एआईएमआईएम का जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज अपना कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा। उसकी वजह है, कांग्रेस पार्टी जानती है देश हित पे बात करनी पड़ेगी, संविधान की बात करनी पड़ेगी तो वोट बैंक खिसक जाएगा, और स्टेपनी भेज दी। अब सलमान निजामी के ट्वीट मेरे हाथ में है, इनसे आप राष्ट्र की बात पूछ रहे थे। ये वो सलमान निजामी है जो कहते हैं और व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन इनके ट्वीट है, दर्शकों को पता होने चाहिए। इन्होंने कहा हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट। शहीद अफजल गुरु, ये इनकी सोच का स्तर है। अब ये स्तर ये चलाते रहेंगे। मेरे हाथ पे ट्वीट है, कैमरामैन जरा जूम करिए। देखिए, देश में सवाल किया, दूध पी के कुछ सपोले हैं, उनको दिखाते रहना हमारा फर्ज है। प्लीज चिल्लाए नहीं। गौरव जी चुप कराइए, ये दिखाइए जरा। देखिए, सलमान निजामी दिख रहा है, सलमान निजामी दिख रहा है, और तारीख है 9 फरवरी 2013। थोड़ा सा होमवर्क हम लोगों ने किया है, ये देखिए, ये आप ही का चेहरा है। दिखाइए। हाँ, तो इसलिए ये देश को पता होना चाहिए, ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु को शहीद बताते हैं और हाई हेट यू इंडिया कहते हैं। चलिए, आपने गंभीर आरोप लगाया, सलमान निजामी उसका उत्तर दे दे, फिर अगले मुद्दे पर आते हैं। सलमान निजामी जी, अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे जरा एआईएमआईएम का भी उत्तर दे। जवाब नहीं है प्लीज। ये कहते थे सीधा आरोप लगाया गौरव भाटिया जी, आपने सीधा आरोप लगाया इस मुद्दे पर। सलमान निजामी उसका उत्तर दे दे, फिर मैं फिर आपके पास आऊंगा वारिस पठान जी के लिए, लेकिन सलमान निजामी जी उत्तर दीजिए। ठीक है। गौरव भाटिया यही फेक प्रोपोगंडा पूरे देश में फैला सकते हैं, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी, आप कुछ भी शेयर करिए। मैं एक प्राउड इंडियन हूं, जो हर किसान, हर एक इंसान जो सड़क पे था वो भी एक प्राउड इंडियन था, जिसको भाजपा के नेताओं ने कहा ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है। अगर वो खालिस्तानी है तो आज आपने कानून वापस क्यों लिया? डर गए खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से डर गए। इसलिए हम कहते थे कि देश का हर एक नागरिक जो अपनी हकों की लड़ाई लड़ता है वो देशवासी है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कोई आपने पर्चा पकड़ लिया अरे देशद्रोही हो गया। जो सवाल करता है आपसे, कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता तो आ जाता, वरना प्रियंका वाड्रा को भेज देते। लेकिन सलमान निजामी जी, असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए सलमान निजामी जी, असद ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरोप दोनों पर है अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का। बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं बहुसंख्यकों की राजनीति करने का। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहां है? न 3 में न 13 में कांग्रेस। यहाँ देखिए देश में किसानों के साथ गलत हुआ। मैं बताता हूं कांग्रेस कहां है। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स गलत हुआ। कितने लोग को मारे गए, कितने लोग जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? बेरोजगार नौजवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? चाइना का जवाब आपने क्यों नहीं दिया? अभी भी चाइना हमारे अरुणाचल में घुसा हुआ है, विलेज बना दी उन्होंने, कॉलोनी बना दी, उस पर जो अब सवाल क्यों नहीं बोले दीजिए तो बोलता ही जाएगा। ठीक, मैं दोनों से जानना चाहता हूं। चलिए सलमान निजामी जी, आपने कई मुद्दे रखे, जल्दी से गौरव भाटिया उसका उत्तर दीजिए, और फिर वारिस पठान और फिर संगीत रागी। गौरव भाटिया, देखिए, कांग्रेस की गाड़ी का हाल क्या है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की गाड़ी के चारों टायर की ट्यूब फटी हुई है और स्टेपनी फिर भी डटी हुई है। मतलब प्रवक्ता नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलेगी नहीं, यहां पे आके चिल्लाएंगे। और मत भूलिएगा सोनिया गांधी ने क्या कहा था सीएए पे, ये आर पार की लड़ाई है, और दिल्ली में उसके बाद दंगे हो गए थे। और दूसरी बात, अभी जब बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो प्रताड़ित किए गए, तो यही पार्टियां यू टर्न मार के गौरव जी कह रही थी कि सीएए के कानून बड़ा अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए था। तो इनको खुद ही नहीं पता इनका स्टैंड क्या है। दूसरी बात, मैंने वारिस पठान भाई से ये पूछा
कि कितने मुसलमान भारतीय नागरिकों की नागरिकता गई, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। और ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, आप ऐसा मत कहा करिए कांग्रेस और एआईएमआईएम के लिए कि ये कहीं नहीं है। इनकी जो टक्कर है वो नोटा से है। कांग्रेस और एआईएमआईएम में कौन 2-2.5 लाख वोट लाएगा, ये टक्कर उत्तर प्रदेश में जरूर है। और अंत कर रहा हूं, राजभर जी इनके साथ थे अभी कुछ दिन पहले, वही चले गए छोड़ के। अच्छा, पता चला है पंचर साइकिल पे चले गए। अच्छा, अरे भैया, संभलता कोई तुमसे है नहीं। चुनाव कैसे लड़ोगे उत्तर प्रदेश में? केवल मुसलमान शहर उगल के ही चुनाव लड़ेंगे क्या? आपको बार बार बी टीम कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, वारिस पठान जी। और ये केवल कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन साहब नहीं कह रहे हैं, ये इस समय किसान नेता राकेश टिकैत भी कह रहे हैं। और उदाहरण के साथ यह कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं, आप 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, करीब 143 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें कहती हैं, या जहां पर मुसलमानों का वोट इलेक्शन का रिजल्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसमें यह कहा जा रहा है कि आप भले ही 34 सीटों पर हार गए हो 38 सीटें लड़ने के बाद, लेकिन 4 में सपा, बसपा, कांग्रेस हार गई क्योंकि आपको जो वोट मिले उससे बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी जीत गई। वारिस पठान जी, ये गौरव भाई, यकीनन हमारे पार्टी सदर ने कहा है कि हम 100 सीटों के ऊपर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ेंगे। और हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर पिछले 5 साल में काफी अच्छा काम है और हमको उम्मीद है कि हम अच्छी मार्जिन के साथ इस बार जीतेंगे, बिल्कुल यकीनन जीतेंगे। अब गौरव भाटिया ने बहुत सारे इल्जाम लगाए, देखिए ए टीम, बी टीम, जी टीम, ये कितना भी बोलो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा देश दुनिया देख चुकी है कि जहां जहां हम नहीं लड़े वहां भी बीजेपी जीत गई। कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इल्जाम का ठुकड़ा हमारे सर पे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गौरव भाटिया, कल ही एक फोटो आया था जिसमें मोदी जी योगी जी के कंधे पे हाथ डाल के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दूसरे का ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी शायद योगी को ये बोल रहे हैं, बाबा अपना टाइम खत्म हो गया, पब्लिक समझ गई है, अब अपना झूठ नहीं चलेगा, ये बढ़ते हुए गैस पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए, पब्लिक अपने को भगा रही है। बाबा अपन ने क्या किए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? कुछ नहीं किया। तैरती हुई लाशें कोरोना के सेकेंड वेव में इतनी बढ़ गई, हमने कुछ नहीं किया, कृषि कानून वापिस लेना पड़ा, बाबा अब चल मेरे भाई। तो ये तो मोदी जी योगी जी को समझा रहे, तभी जनता भी समझदार हो गई है। आपके पास उत्तर है ही नहीं गौरव भाई। मेरे एक ही सवाल का उत्तर तो देखो, आप तो गाड़ी तो चलाते ही है, साइकिल पे तो नहीं घूमते होंगे, चाहे लखनऊ में और दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट जाते होंगे, तो गाड़ी में पेट्रोल भी डालते हैं ना आप। तो बताइए ना, ये पिछले 5-6 साल में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये किस लिए बढ़े? क्या इसको कंट्रोल कर सकता है? इस बढ़ते हुए दाम को रोकने की कोई उपाय है मोदी जी के पास? सपा भले ही जिन्नावादी जिन्ना का मंडन कर रही हो जैसा आपका आरोप है, लेकिन एआईएमआईएम लगातार ये कह रही है कि वो तो विकास की बात कर रहे हैं। अगर वो जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं शाहीन बाग बनाकर प्रजातंत्र के जरिए, वो ये कह रहे हैं कि वो तो आपकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अरे कमियां ही कमियां देखिए, मैं कम समय में उत्तर देता हूं। वारिस जी ने क्राइम रेट की बात करी थी, मैं उत्तर दे दूं तथ्यों पे, अच्छा लगेगा। तथ्यों पे दर्शक सुनना चाहते हैं। तथ्य ये है कि 2019 का मेरे पास डेटा है, यूपी में ओवरऑल क्राइम रेट 155, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के यहां पे समर्थक बैठे हैं वो बताएंगे 223, राजस्थान में 245 और महाराष्ट्र में 318, मतलब उत्तर प्रदेश का दुगना। जब सपा की सरकार थी तो वारिस जी के लिए ये मैं बता रहा हूं, वारिस जी ये होमवर्क करिएगा, 2014 में हत्या के मामले 5150 जो कम होके 2020 में 3779, ठीक है, काफी कमी आई है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, ये कैसा संविधान पे शपथ लेना है ओवैसी जी का, गौरव जी आप याद करिए, इनकी पार्टी कह रही थी कि डिप्टी सीएम हम बनाएंगे 5 हर साल, सीटें आएंगी 0, 5 साल अगर इनकी सरकार जो शेख चिल्ली के इनके सपने हैं मान लें तो 25 विधायक, डिप्टी सीएम मुसलमान बनाएंगे। अब ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, और वारिस जी के मुंह से निकल गया, बड़ा अच्छा काम हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए इनका ये पोस्टर लगा था, इसमें इन्होंने लिखा है गुस्ताखे रसूल
सबकी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब बताइए, ये नागरिकों के सर को तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं। अब ये अच्छा काम है? ये तो भाई जिन्ना की सोच हो सकती है। भारत में तो ये नहीं चलेगा। और एक बात बता दूं, आपने कहा था कि ये देखिए, हाँ धन्यवाद। और एक और इनका था, ये बताते गाजियों की धरती है उत्तर प्रदेश, जो है भगवान राम की धरती है। भगवान राम, तभी हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो अभी आप कहते हैं कि गाजियों की धरती है। यही फर्क है सोच का। और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश की विकास की बात कर रही है, और आप बात कर रहे हैं चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं जवाब दे दूंगा 10 सेकंड में, केवल मुसलमानों की। 10 सेकंड, दो चीजें, एक वो सर तन से जुदा वाली बात पर, लेकिन उससे पहले संगीत रागी, क्या ये बहुत सुनियोजित तरीके से संविधान के ऊपर 10 सेकंड की बात, सुनियोजित तरीके से किसी तरह वोटरों को डरा दो, वोटरों को विभाजित कर दो, ताकि डर की राजनीति पर वोट पड़े और विकास की राजनीति पर नहीं। प्रोफेसर संगीत रागी, बिल्कुल उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। गौरव सावंत साहब, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। संगीत रागी जी एक बार आ जाए, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है कि हम दोबारा शाहीन बाग बनाएंगे। ये क्या राजनीति है ये, जब उसके कानून भी नहीं बने अभी तक सीए के? देखिए गौरव जी, उत्तर प्रदेश के लिए क्या इस पूरे देश के लिए दोबारा शाहीन बाग खड़ा होना एक डर का विषय तो है। जिस प्रकार से शाहीन बाग खड़ा हुआ था और जिस प्रकार से शाहीन बाग के अंदर शाहीन बाग में एक स्थल का नाम नहीं था, वही प्रक्रिया थी। जिस प्रकार से इस्लाम के पक्ष में नारे लगाए गए थे, एक उसमें आक्रामकता थी, और जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ वो आक्रामकता थी, बहुत साफ दिख रहा था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा का एक सांसद जो है वो तालिबान के पक्ष में वकालत कर रहा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती जो पाकिस्तान आंदोलन का कभी केंद्र हुआ करते थे 1947 से पहले, एक बार फिर से उन चीजों को लेकर के आगे खड़ा चल पड़ा है। ऐसा क्या कारण है कि तमाम महंगाई और इसके बावजूद यदि आप जाकर के लोगों से बात करेंगे तो लोगों का यही मानना है कि इस सरकार को, इस उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ही चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक डर सता रहा है, और वो डर ये सता रहा है कि कहीं योगी नहीं रहे तो क्या कोरोना, क्या घर घर गली गली कोरोना होगा, क्या क्या हर जगह से हिंदू उन जगहों से पलायन करना पड़ेगा जहां मुस्लिम आबादी बहुत सारे आ गई है, क्या वो सारे जगह दंगों, जिस प्रकार से हम बंगाल के अंदर देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के सत्ता में आ जाने वारिस पठान जी जवाब दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, शाहीन बाग की बात करके डराने की साजिश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस्लामिक तत्वों के द्वारा दोहराया नहीं जाएगा, ये डर हिंदुओं के मन में बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सलमान निजामी भी इसका उत्तर देंगे, लेकिन पहले वारिस पठान जी, शाहीन बाग डर का पर्याय क्यों, ये आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान जी। देखिए गौरव भाई, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम अगर सरकार के बनाए हुए कानून से एग्री नहीं करते तो हम पीसफुल आंदोलन कर सकते हैं। आप हम सबने देखा शाहीन बाग पूरे देश में बना था, कितने आंदोलन हुए, कितना पीसफुल चल रहा था, मगर कुछ ये भाजपा के ही नेता ने आके शाहीन बाग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट किया और पूरी दिल्ली के अंदर वायलेंस और राइट क्रिएट कर दिया। हम तो वायलेंस का खंडन करते हैं। अब दूसरी बात, मैं गौरव भाटिया साहब को थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं। गौरव भाटिया साहब, नॉलेज इज ऑलवेज गुड टू शेयर, नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छी बात है। गौरव भाटिया, तो आपने आंकड़ा बताया 19-20 का, मैं आपको 20-21 का आंकड़ा बता रहा हूं, क्राइम रेट कहां चला गया। और ये मेरे घर में मैंने नहीं बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंकड़ा है। 15 लोगों की पुलिस कस्टडी में जाने चले गई, 452 की जुडिशियल कस्टडी में जाने चले गई। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट में, हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। क्राइम रेट कहां पर कम हो रहा है? अब बात नंबर 3, एक 10 सेकंड, आपने संविधान के शपथ लेने की बात की, ने संविधान की शपथ लेने नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊंगा, संविधान की शपथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी लिया है, संविधान की शपथ, और आके क्या कहा, नथुराम गोडसे की तारीफ, जिसको मोदी ने कहा मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। हमारा वीर जवान, मुंबई का पुलिस ऑफिसर
शहीद हो गया आतंकवादियों से लड़ते हुए। उसके बारे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, मैंने श्राप दिया। अरे और वो संविधान की शपथ लेकर ये ना सुप्रीम कोर्ट में कहा साध्वी प्रज्ञा यही राजनीति है कि मुझे एक माइनॉरिटी की राजनीति हो, एक मेजॉरिटी की राजनीति हो। सलमान निजामी, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं शाहीन बाग पर्याय है, जा रहा है। शाहीन बाग संगीत खेलते हुए दिखाई है साध्वी प्रज्ञा। ये संविधान की शपथ लेकर सलमान निजामी जी उत्तर दीजिए, एक एक करके संविधान उत्तर दीजिए। शाहीन बाग में जो नारेबाजी हुई वो पर्याय है डराने का, धमकाने का, हिंसा का। सलमान निजामी, देखिए बीजेपी एनआरसी लिस्ट बनाई थी आसाम में, उसमें मैक्सिमम लोग जो है नॉन मुस्लिम निकले और उन्होंने अपोज किया। इसमें मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है, ये तो देश के नागरिक हैं। उसमें ये बीजेपी जानबूझ के इसको मुस्लिम्स का मुद्दा बना रही है। वैसे ही जैसे किसानों को बोला रहे खालिस्तानी तो बीजेपी बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ये बात की तो बीजेपी कैसे बना रही है? अगर समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन करे अखिलेश यादव तो बीजेपी कैसे कर रही है? मैं तो कहता हूं ना कि ये बीजेपी ए टीम और बी टीम का ये प्लान है। अरे तुम हमारे बारे में बोलो, हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे। हमारे राजनीति चलती रही, सब ने दुकान किया, ऑपोजिशन में हमने भी किया और शाहीन बाग में समर्थन किया तो मीटिंग हो गई। अरे क्या सलमान निजामी जिस तरीके से करेंगे समर्थन एनआरसी का कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। किसानों के समर्थन कोई भी नहीं हुआ, हमने भी किया किसानों। लेकिन गौरव भाटिया ने साफ कर दिया कि ये कानून सीए का वापस नहीं होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन गौरव भाटिया सीए का कानून 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया था। अब 700 से ज्यादा दिन बीत गए हैं, नियम इस पर नहीं बने। क्या इसी का फायदा उठाया जा रहा है? अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है कि उनकी नागरिकता खतरे में आ जाएगी। कानून के नियम क्यों नहीं अभी तक बने, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा सर? अरे आसाम में भी किया ना। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो जो सिटीजनशिप एक एक करके वारिस पठान जी, सर एक मिनट गौरव भाटिया उत्तर दे दें। जी गौरव भाटिया। देखिए गौरव जी, आपने कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो अभी भी है, उसमें और भी प्रावधान है जिसमें नागरिकता दी जा सकती है कोई प्रताड़ित हो दूसरे देशों से, और लेने की तो यहां बात ही नहीं है। और जहां तक कोविड के समय में प्राथमिकता नागरिकों को सुरक्षा कवच देने की थी, इसलिए थोड़ा समय लगा, वो एक्सटेंशन हो गया है। लेकिन मैं एक बात कह के अंत करूंगा गौरव जी, ओवैसी जी आए हैं मोहब्बत की धरती पर नफरत के बीज डालने, लेकिन आप देखिएगा इनके नफरत के जो बीज हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां पे कमल ही खिलेगा, और कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि कमल बात करता है देश की अखंडता की, विकास की। और एक बात मैं और एआईएमआईएम के प्रवक्ता से कह दूं, इतना सांप्रदायिक राजनीति मत करो। अगर इनको कोई केला भी देता है तो ये पूछते हैं ये मुस्लिम के ठेले से है या ये हिंदू के ठेले से है। तो भैया केला खाओ, सब लोग एक साथ रहे। अगर केला नहीं खाओगे तो अकेले रह जाओगे, ये याद रखना। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में आपके लिए कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक, क्लोजिंग कमेंट्स वारिस पठान। उत्तर प्रदेश में आपके लिए कुछ नहीं है, जिस तरह बंगाल में कुछ नहीं हुआ, एआईएमआईएम की कोई भूमिका नहीं रही, उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेगी, ऐसा भाजपा का कहना है। देखिए भाजपा के मुंगेरी लाल के सपने देखने दो, सपने देखने पे टैक्स नहीं लगता है, जिसको देखना है देखिए। लेकिन हम तो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं यूपी में, भाजपा को हराएंगे। और देख लेना गौरव भाटिया साहब, इस मर्तबा योगी को उत्तर प्रदेश का हम चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। योगी इज टोटली फेल्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जो लाशें देखी हमने, उनके घर वाले भूले नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ। आप सब हमारे साथ दंगल में जुड़े, ये लड़ाई और दिलचस्प और रोचक होती जा रही है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक। और दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाकर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? हमने आपसे यह प्रश्न पूछा था और जो जवाब हमें मिले हैं उनमें से 70% ने कहा हां, जबकि 30% ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। दंगल में आज सिर्फ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।